हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9, जहां पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरा चैनल है गोला स्टडी 9.9, यहां पर आपको मैथ्स की क्लास मिल रही है। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, इसी तरह अब आप मेरे इस चैनल पर इंग्लिश की क्लास भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि आपको जो इंग्लिश आने वाली है आपके एग्ज़ाम में, उसके 2 पार्ट आने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश 2 पार्ट में डिवाइड होकर आएगी आपके एग्ज़ाम में। एक पार्ट होगा सेक्शन ए और दूसरा होगा सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो आपका होगा उसमें आपको इंग्लिश रीडर पढ़नी है, और सेक्शन बी जो होगा उसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर आने वाली है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 आपको दिया हुआ है सेंटेंस, या सेंटेंस को हम हिंदी में बोल सकते हैं वाक्य। तो हम सबसे पहले सेंटेंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो हमारे पास शब्द होते हैं, शब्दों का जो समूह होता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। की मतलब कि शब्दों का एक ऐसा समूह कि जिससे हम एक भाव प्रकट हो या हमें कुछ मीनिंग निकले, कुछ अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको नॉर्मली बता सकती हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि सीता खाना खा रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है या एक वाक्य है। क्यों? क्योंकि हमें इससे एक अर्थ मिल रहा है कि सीता क्या कर रही है, सीता खाना खा रही है। या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो ये भी आपका एक सेंटेंस होता है कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यानी कि मैं जो हूँ मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो इसमें जो मैं और विद्यालय और जा और रहा और हूँ, तो ये आपके पास शब्द हैं, और शब्दों को हमने एक सिस्टमैटिकल तरीके से इसको रखा हुआ है, तो हमें एक अर्थ मिल रहा है कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो हमें एक मीनिंग निकल रहा है, एक अर्थ, जिस भी शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमें कोई भाव प्रकट होता है, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो आप जानते हैं कि सेंटेंस की फॉर्म क्या होती है। अब आप 10th क्लास में और 9th क्लास में आप लास्ट ईयर इसको पढ़ चुके होंगे। तो मैं एक बार आपको बता सकती हूँ कि जो सेंटेंस की फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है कि आपका सबसे पहले जो होता है, आपका सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका होता है, उसके बाद आपकी होती है वर्ब, और उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, और ये आपका सब्जेक्ट लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो ये आपकी फॉर्म बन रही है, ये आपका पूरा एक सेंटेंस होता है, हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम एक बार कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। उन सेंटेंस को आप देखेंगे तो आप सेंटेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपको सेंटेंस नंबर 1 दिया हुआ है कि राम जाता है, तो हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि राम गोज़, यानी कि राम जाता है। तो आपके पास ये पूरा सेंटेंस है कि राम जाता है। या अगर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, गोज़ पहले लिख देती हूँ और राम बाद में लिख देती हूँ, तो इससे हमें कोई मीनिंग नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर आपका गोज़ हो जाता है और फिर आप राम लिखेंगे, तो इससे आपका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। जो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा वो आपका यही होगा, राम गोज़। क्यों? क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपका एक सेंटेंस होता है। इसी तरह हम सेंटेंस नंबर 2 को देख सकते हैं कि वह अच्छा लड़का है, तो हम लिख सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। वह का ही हो जाएगा, अच्छा का आपका गुड हो जाएगा, लड़का का आपका बॉय हो जाएगा, और जो आपका है बच रहा है इसको हम इज़ लिखेंगे, और फिर हम ए को लगा भी सकते हैं, आ को नहीं भी लगा सकते। तो आपका हो जाएगा ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इससे हमें एक मीनिंग निकल रहा है, एक अर्थ प्रकट हो रहा है कि हाँ वह एक अच्छा लड़का है। हमने शब्दों का एक ऐसा समूह बना लिया जिससे हमें एक अर्थ मिल रहा है।
तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका लिखा हुआ है पूरा, ये आपका एक सेंटेंस बन रहा है। तो ठीक इसी तरह आप सेंटेंस नंबर 3 को भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम नहीं जाता है, या कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, कि सीता नहीं जाती है, मोहन नहीं जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि राम डज नॉट गो। तो इससे हम एक मीनिंग निकल रहा है कि राम डज नॉट गो, यानी कि राम नहीं जाता है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि राम नहीं जाता है। तो ये आपका सेंटेंस हो सकता है। ये अगर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ कि मैंने लिख दिया कि नॉट, और फिर मैंने लिखा गो, और फिर मैंने लिखा राम, और फिर मैं लिख देती हूँ डज, तो ये आपका कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये शब्दों का तो समूह है, लेकिन इससे हमें कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये सेंटेंस है, ये आपका गलत है। जो आपका सेंटेंस है वो आपका यही है कि राम डज नॉट गो। तो इस तरह से आप सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वह होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे हमें कुछ अर्थ मिले, कुछ मीनिंग निकले, कुछ भाव प्रकट हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो अब आप देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, और सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सब्जेक्ट, और नंबर 2 होता है आपका प्रेडिकेट। इसको हम प्रेडिकेट पढ़ेंगे और इसको हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपका ऊपर ही देख लीजिए, आपका जो ये लिखा हुआ है कि राम नहीं जाता है, तो आप इसमें देखिएगा कि आपका इसमें जो लिखा हुआ है राम डज नॉट गो, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या सब्जेक्ट होगा और आपका क्या प्रेडिकेट होगा। तो आपको मैं बता देती हूँ, जो सब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है। तो सेंटेंस में जो व्यक्ति या जो भी इंसान कोई काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसको नहीं बोलेंगे। जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि राम डज नॉट गो, यानी कि राम जो होगा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो कौन नहीं जाता है? राम नहीं जाता है। तो आपका जो राम होता है, यहाँ पर आपका जो राम है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, आपके पास जितना भी सेंटेंस में जो भी बचता है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपका बचता है डज नॉट गो। तो ये जो आपका बच रहा है, इसको हम प्रेडिकेट बोल देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आपका होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है, और ये जो आपके पास बच रहा है, ये आपका प्रेडिकेट होता है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास हम जो पढ़ रहे थे, सेंटेंस को हम पढ़ रहे थे। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमें कुछ भाव या अर्थ प्रकट हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं या पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जो होता है, वो 2 होते हैं। नंबर 1 होता है सब्जेक्ट, और नंबर 2 होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता भी बोल सकते हैं, या सेंटेंस में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में जो जितना भी आपके पास बच रहा है, जो वर्ड्स भी आपके पास बच रहे हैं, उन सबको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। तो आप सेंटेंस नंबर 1 में भी देख सकते हैं, आप बता सकते हैं इसमें आपके पास क्या सब्जेक्ट होगा और आपके पास क्या प्रेडिकेट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राम गोज, यानी कि राम जाता है। तो यहाँ पर कौन जाता है? राम जाता है। तो आपका जो राम है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो गोज आपका बच रहा है, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 में आपको दिया हुआ है ही इज़ अ गुड बॉय। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट या प्रेडिकेट क्या है। तो आप बताइए, ही इज़ अ गुड बॉय। तो इसमें कौन अच्छा लड़का है? यानी कि वह अच्छा लड़का है। तो जो आपका वह है, जो आपका ही है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और जितना भी आपके पास बचता है, इसके बाद आपके पास ये बचता है, तो ये आपका बन जाएगा प्रेडिकेट।
तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब आप कुछ सेंटेंस देखिए, उसमें आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है और प्रेडिकेट आपका क्या दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ सेंटेंस और देखेंगे तो आपके ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि कुछ सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और उन सेंटेंस में आपको बताना है कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 होता है सब्जेक्ट और नंबर 2 होता है प्रेडिकेट। तो अब ये जितने भी सेंटेंस आपको दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट आपका क्या होगा। तो जैसे कि आप सेंटेंस नंबर 1 देख रहे होंगे, आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है और मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आपको जो एग्ज़ाम में मिलेंगे सेंटेंस वो हिंदी में नहीं मिलेंगे, आपको केवल इंग्लिश में ही मिलेंगे और इंग्लिश में ही आपको मीनिंग निकालना है और उसको पढ़ना है अच्छे से। सेंटेंस के बारे में आप अच्छे से भी पहले पढ़ चुके होंगे, अपने 9th क्लास में टेंस के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि राम ईट्स द फूड। तो इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कौन खाना खाता है, राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है। तो आप सोचिएगा कि कौन खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर राम जो होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और जितना भी सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में जो कुछ भी जितना भी आपका बचता है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रेडिकेट को PRE भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी होगी और सब्जेक्ट की भी आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो हमारा सेंटेंस में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में जितना भी पोर्शन बच रहा है आपका सेंटेंस में उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक इसी तरह अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि वे जा रहे हैं। वे का हो जाएगा आपका दे आर गोइंग। तो हम बोल सकते हैं कि वे जा रहे हैं। तो इसमें आप बताइएगा आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने वाला है। तो आप सोचिएगा कि दे आर गोइंग, कौन जा रहे हैं, दे, यानी कि वे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दे, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका जितना भी बच रहा है सब्जेक्ट के बाद में ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आपको अपने एग्ज़ाम कॉपी में या अपनी स्कूल कॉपी में आपको कैसे लिखना है, तो आप सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे पूरा, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे करके सब्जेक्ट के आगे आप डैश लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे आपका लिखा हुआ है दे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो आप प्रेडिकेट लिखेंगे तो प्रेडिकेट को आपको ऐसे लिखना है, जितना भी आपका बच रहा है आर गोइंग, तो आर गोइंग को आप इस तरह से लिखेंगे, आर गोइंग। तो ये आपका सब प्रेडिकेट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस में बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता सकती हूँ आपको कि हमारे पास जो सेंटेंस दिया होगा उसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के अदर जितना भी आपका सेंटेंस में पोर्शन बच रहा है उसको हम प्रेडिकेट लिख देंगे, क्योंकि वही आपका प्रेडिकेट होगा। इसी तरह हम अपना सेंटेंस नंबर 3 देखने वाले हैं। 3 आपको दिया हुआ है, सीता वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। तो आप इसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं कि सीता, और वॉज का हो जाएगा थी या था, और सिंगिंग का हो जाएगा गाना गाना, और द सॉन्ग मतलब गाना। सीता गाना गा रही थी। तो इसमें आपको बताना है कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा और आपका प्रेडिकेट क्या होगा। तो अब आप देखिएगा तो आप सोचेंगे इसमें कौन गाना गा रहा है, गाना सीता गा रही है। तो सीता जो हो जाएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो आपका सीता होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपके सेंटेंस में जितना भी आपका बचता है तो उसको आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे कि ये आपका प्रेडिकेट हो चुका।
तो अब आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है क्या है। इन दोनों में आप अच्छे से डिफरेंट कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह हमें कुछ सेंटेंस और दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। सारे सेंटेंस को आप एक साथ भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका प्रेडिकेट क्या है। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखने वाले हैं और उसमें आपको दिया हुआ है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग का मतलब होता है टहलना, इज़ का मतलब होता है, यूज़फुल का मतलब होता है लाभदायक, और फॉर का होता है के लिए, और हेल्थ होता है स्वास्थ्य। यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो अब आप बताइएगा कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और आपका प्रेडिकेट क्या होगा। तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ है स्टार्टिंग में वॉकिंग, यानी कि टहलना, लाभदायक क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्या है आपका, वॉकिंग लाभदायक है। यूज़फुल आपका क्या है, वॉकिंग है। यानी कि टहलना जो होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं नीचे लिख रही हूँ, सेंटेंस के नीचे लिख रही हूँ, लेकिन जब आप इसको फेयर में लिखेंगे या अपने एग्ज़ाम कॉपी में आप लिखेंगे तो आप सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे और सेंटेंस के नीचे फिर आप यहाँ पर सेंटेंस के नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप डैश लगाएंगे, फिर आप अपना सब्जेक्ट जो भी आपका दिया होगा सेंटेंस में वो लिखेंगे। फिर उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है प्रेडिकेट, फिर आप डैश लगाएंगे और जो आपका प्रेडिकेट दिया होगा आपको वो लिखना है। तो इस तरह से लाइन खींच के नहीं करना है आपको, अपनी फेयर कॉपी में यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो अब हम इसको देख रहे थे, वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। तो आपका जो वॉकिंग है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और वॉकिंग के बाद आपके पास जितना भी बच रहा है सेंटेंस में, तो उसको हम मान लेंगे कि ये आपका प्रेडिकेट दिया हुआ है, ये आपका प्रेडिकेट दिया हुआ है, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो वॉकिंग था, और सब्जेक्ट के बाद जितना भी आपका बचता है सेंटेंस में उसको हम प्रेडिकेट बोल देते हैं। तो अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, उसमें आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम में दिखे मिलेंगे सेंटेंस, वहाँ पर आपको हिंदी नहीं मिलेगी, ओनली वहाँ पर आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ होगा, और आपको बोला जाएगा कि इसमें से आपको पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस बताने हैं। और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम वहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, उसमें आपको क्या दिया हुआ है। उसमें आपको दिया हुआ है इट इज़ वेरी कूल। इट इज़ वेरी कूल मतलब यह बहुत ठंडा है। इट का मतलब हो जाएगा ये है, और इसका हो जाएगा है, और वेरी का मतलब होता है बहुत, और कूल का मतलब होता है ठंडा, या यहाँ पर कोल्ड भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी कूल, यह बहुत ठंडा है। तो इसमें आप बताइएगा आपका सब्जेक्ट क्या है और इस सेंटेंस में आपका प्रेडिकेट क्या है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो इट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि यह बहुत ठंडा है। तो आप सोचेंगे क्या ठंडा है, यह ठंडा है, तो यह आपका क्या है, इट है, और इट आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख कर आपको बता सकती हूँ कि ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपके सेंटेंस में जितना भी पोर्शन बचता है उसको आप बोल देंगे कि ये जो आपके पास बच रहा है ये आपका बच रहा है प्रेडिकेट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपका प्रेडिकेट बचता है। तो इस तरह से हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। इस तरह से हम 2 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, 2 सेंटेंस हैं उसको हम और देखने वाले हैं। तो आप देखिएगा सेंटेंस जो आपको आगे दिए हुए हैं उसमें आपको क्या दिया हुआ है। पहले आप हिंदी पढ़िएगा, हिंदी में आपको दिया हुआ है कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं। तो आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं। तो हम इसका इंग्लिश में बनाएंगे देयर आर, बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो इसलिए हम आर लगाएंगे, और 1 से ज़्यादा जब होता है तब हम आर का यूज़ करते हैं देयर के साथ। अब हम यहाँ पर 4 है, 4 है, तो हम लिखेंगे 4 विद्यार्थी का हो जाएगा स्टूडेंट, क्यों स्टूडेंट्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे, और कक्षा में इन द क्लास। ये मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, इतना सेंटेंस में हिंदी में आपको
चेंज करना आपको आता होगा, आप इसको पढ़ चुके होंगे। टेंस के बारे में, टेंस कितने होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और आपका फ्यूचर, आप इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये सब आप पढ़ चुके होंगे लास्ट ईयर, ये आपको अच्छे से आता होगा। तो अब हम अपने 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टार्ट जैसे हमने किया है, आप जानते हैं सेंटेंस से हमने स्टार्ट किया है। तो अब आप धीरे धीरे अगर मेरी इन क्लासेस को पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। तो इसमें आपको बताना है कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो देयर आपका दिया हुआ है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। देयर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपके पास जितना भी बचता है उसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब आपका लास्ट सेंटेंस बचता है, उसको आप देख सकते हैं कि धूम्रपान हानिकारक है, या इसको लिख सकते हैं टू स्मोक इज़ हार्मफुल। तो इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टू है और फिर आपकी ये स्मोक दिया हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये टू होगा सब्जेक्ट या ये स्मोक होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपका ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि स्मोक मतलब धूम्रपान जो होता है वो हानिकारक होता है। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा सेंटेंस में कि क्या हानिकारक होता है। आपका जो हानिकारक होता है वो धूम्रपान है, और धूम्रपान का यहाँ पर पूरा हो जाएगा टू स्मोक। तो हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जितना भी आपका बचता है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो में थोड़ी स्पीड फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो स्टार्टिंग से दोबारा भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं, कितनी बार भी आप देख सकते हैं, आपका मन है। जब तक आपको समझ में नहीं आया आप इसको रिपीट कीजिएगा। और इतना टफ भी नहीं है, मैंने बहुत ईजिली तरीके से बताया है। और यहाँ पर हमने आज पढ़ा है कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम सेंटेंस में किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, किस तरह से इसको छांटेंगे, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।